हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CSR जी। दोस्तों, हम सब लोगों को बजट का बहुत दिनों से इंतजार था, तो आज फाइनली 1 फरवरी 2022 को आम बजट 2022 लोकसभा में पेश कर दिया गया। बजट से आम आदमी के साथ साथ टैक्स पेयर एंड टैक्स प्रोफेशनल को भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। तो आइए देखते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में इनकम टैक्स और GST में क्या क्या बदलाव किए हैं। आइए देखते हैं इनकम टैक्स में क्या अमेंडमेंट हुए हैं। गवर्नमेंट ने टैक्स यूनिफॉर्मिटी की पॉलिसी की इंटेंशन को दिखाते हुए इस बार के बजट में इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं। इस बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ना ही किसी तरह की डिडक्शन में कोई चेंज किया गया है। सैलरीड पर्सन को भी इनकम टैक्स में किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। इस बजट में गवर्नमेंट ने सेल्फ कंप्लायंसेस को बढ़ाने के लिए और लिटिगेशन को कम करने के ऑब्जेक्टिव से अपडेटेड रिटर्न का प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपने अपनी पिछली ITR फाइल करने में कोई गलती कर दी है या कोई इनकम ITR में डिक्लेयर करने से रह गई है और इसका बाद में आपको पता चल जाता है, तो आप विदिन 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में AMT को 18.5% से रिड्यूस करके 15% कर दिया गया है, और साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जिसकी की इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, उसके लिए सरचार्ज को भी 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 80 IAC में जो एलिजिबल स्टार्टअप हैं उनके टैक्स हॉलिडे को 1 साल और बढ़ा दिया गया है। पहले यह 31 मार्च 2022 तक था, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। इस बजट में डिजिटल एसेट्स पर न्यू टैक्स प्रपोज किया गया है। डिजिटल एसेट जैसे कि क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र करने पर फ्लैट 30% का टैक्स चुकाना होगा। डिजिटल एसेट से जो भी इनकम होगी उसके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर डिजिटल एसेट्स की सेल पर कोई भी लॉस होता है तो इसका सेट ऑफ किसी भी अन्य इनकम के साथ नहीं किया जा सकता। डिजिटल एसेट्स को जो भी व्यक्ति परचेज करेगा उसे पेमेंट करने के टाइम पर 1% के रेट से TDS काटना होगा। साथ ही अगर डिजिटल एसेट्स गिफ्ट की जाती है तो रिसिपेंट के हैंड में यह टैक्सेबल हो जाएगा। NPS नेशनल पेंशन स्कीम में भी बदलाव किया गया है। NPS का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के केस में 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। अब यह सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलने वाला NPS कंट्रीब्यूशन जो कि पहले से ही 14% था उसके बराबर हो गया है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा। फॉर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहती हैं और सेक्शन 115 BAB में टैक्स रेट का बेनिफिट लेना चाहती हैं, उनके लिए बिजनेस स्टार्ट करने की डेट को 31 मार्च 2023 से बढ़ा के 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। सेक्शन 115 BAB में टैक्स रेट 15% है। इस बजट में सरचार्ज एंड सेस को लेकर भी क्लैरिफिकेशन दिया गया है। सरचार्ज एंड सेस की अलाउबिलिटी को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, जिसको कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में क्लैरिफाई किया। सरचार्ज एंड सेस एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे। इस बजट में यह भी बताया गया, अगर आपका सर्च और सर्वे के दौरान कोई अनडिस्क्लोज इनकम पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट किसी भी प्रकार की ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। लिटिगेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अपील से रिलेटेड एक और वेलकम स्टेप लिया गया है। अगर कोई अपील जिसमें कि क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और वह ऑलरेडी किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ऐसे आइडेंटिकल केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फर्दर अपील फाइल नहीं कर सकता जब तक कि सेम आइडेंटिकल केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड नहीं हो जाता। इससे रिपीटेड लिटिगेशन में कमी आएगी। इस बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कुछ स्पेसिफिक AOP के केस में मैक्सिमम सरचार्ज को 15% पर कैप किया गया है। आइए अब देखते हैं इस बजट में GST में क्या अमेंडमेंट आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है। पहले सेक्शन 16(4) ITC का क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 6 मंथ तक यानी कि 30 सितंबर तक ही अवेल कर सकते थे। इसकी टाइम लिमिट को बढ़ाकर 8 मंथ कर दिया गया है, यानी कि अब आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 नवंबर तक इनपुट टैक्स का क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। ऐसे ही क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी गई है, यानी कि अब आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को 30 सितंबर के बजाय
30 नवंबर तक एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही अब आप 30 नवंबर तक GSTR 1 एंड GSTR 3B में अगर कोई रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वह कर सकते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट, अगर कंपोजिशन डीलर अपनी रिटर्न जो कि GSTR 4 में फाइल होनी है कि ड्यू डेट से लेकर 3 महीने तक फाइल नहीं करता तो डिपार्टमेंट द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में GST रिटर्न GSTR 5 फाइल करने की ड्यू डेट 20 तारीख से घटाकर अगले महीने की 13 तारीख कर दी गई है। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50 हैज बीन प्रपोज्ड टू अमेंड रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अभी तक अगर कोई टैक्स पेयर GST का रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेता था और उसके रिवर्सल करने पर GST में उसको इंटरेस्ट की लायबिलिटी आती थी। अब इस सेक्शन के अमेंडमेंट होने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल के साथ यूटिलाइज किया होगा तभी इंटरेस्ट की लायबिलिटी अराइज होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल कर लिया है पर उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है और वह आपके क्रेडिट लेजर में ऐसे ही पड़ा है तो इस केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। यह अमेंडमेंट 1 जुलाई 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव होगा। अन्य रिटर्न की तरह अब आपको सेक्शन 52 की TCS रिटर्न अगर आप डिले फाइल करते हैं तो उस पर भी आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। इस बजट में GST के सेक्शन 49 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। इस अमेंडमेंट के बाद अब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बैलेंस को डिस्टिंक्ट पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर कर पाएंगे। GST में डिस्टिंक्ट पर्सन से मतलब एक ही पैन पर एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है तो वह डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाता है। यदि आपके एक GST नंबर पर कैश लेजर में कुछ बैलेंस है तो आप उसको अपने दूसरे GST नंबर पर ट्रांसफ़र कर पाएंगे।